नमस्कार बच्चों, आज हम लोग मेंस के लिए हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बच्चों मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे। सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए या इस समय जो पेपर में खास करके एसएससी में कम से कम 1 क्वेश्चन तो प्री में भी रहता ही है, और मेंस में के हिसाब से हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो हम लोग बच्चों इसमें अभी 20 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करेंगे और 10 मिनट के अंदर मैं इसका पूरा थ्योरी पार्ट एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं बच्चों, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो कि एक तो पहले थ्योरी पार्ट थोड़ा सा देख लेंगे, इसका कैसे कैसे सॉल्विंग होती है। उसके अलावा पिक्चर्स जो है वो समझेंगे, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, तो और कुछ रूल्स हैं बच्चों वो देखेंगे, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कैसे हो सकता है ये देखेंगे। ठीक बच्चों, तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं इसका। तो बेसिक में सबसे पहले जो थोड़ा सा तेजी में बच्चों मैं बेसिक पूरा बता दूं, तो शुरुआत से चले अगर तो 4 तरह के एंगल होंगे बच्चों। एक होगा किसी नीचे की वस्तु से ऊपर की वस्तु को देखा जाएगा, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर को देखा जाएगा। इसके अलावा अगर ऊपर से नीचे को देखा जाएगा तो अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये ध्यान रखना बच्चों की एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन इमेजिन की जाएगी, और वो एंगल जो है अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अवनमन और उन्नयन दोनों एक ही बात हो गया बच्चों। ये 2 तरह के एंगल हुए। इसके अलावा कभी कभी ये कहता है सीडी की केस में खास करके कि एक तरफ का एंगल सीढ़ी का दीवार के साथ एंगल थीटा है। अगर अवनमन कोण नहीं कहता है बच्चों, सीढ़ी का दीवार के साथ एंगल थीटा कहता है, तब इस एंगल को थीटा लिया जाएगा। और 4th तरह का एंगल होगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जर्वर की आंख पर बना कोण। वो ऑब्जेक्ट कोई बिल्डिंग हो सकती है बच्चों, कोई बैलून हो सकता है, जैसे बैलून के द्वारा किसी ऑब्जर्वर की आंख पर बना कोण, तो ये वाला एंगल बच्चों थीटा होगा। बैलून के द्वारा ऑब्जर्वर की आंख पर बना कोण, या किसी बिल्डिंग के द्वारा ऑब्जर्वर की, एक ऑब्जर्वर है बच्चों, वो किसी बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है, ये बिल्डिंग उसकी आंख पर थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये एंगल अब ये थीटा कोण होगा। वो मतलब ये पूरा एंगल जो ये बिल्डिंग इसकी आंख पर बनाती है वो थीटा होगा बच्चों। ये बैलून का अगर ये कहा जाएगा कि बैलून के सेंटर का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है बच्चों, तब इसको थीटा लिया जाएगा। सेंटर का उन्नयन कोण अलग बात हुई, और बैलून के द्वारा आंख पर बनाए कोण अलग बात हुई बच्चों। तो ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण, ये सीढ़ी का दीवार के साथ एंगल, किसी ऑब्जेक्ट का बैलून या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर की आंख में बना एंगल, ये 4 तरह के एंगल कुल मिला के होते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि अगर 2 बिल्डिंग है तो उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिल्डिंग छोटी है और कौन सी बड़ी है बच्चों। तो उसके लिए अगर 2 बिल्डिंग है और ये कहता है क्वेश्चन में कि एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप का बच्चों, बस ये ध्यान रखना कि एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप का, अगर यहां से कहता है कि इसके टॉप से इसके टॉप का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो इसका मतलब ये वाली बिल्डिंग छोटी है और जो जिस पर एंगल बन रहा है वो ऊंची है। और अगर ये कहता है बच्चों कि इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का अवनमन कोण, देखो इस बिल्डिंग के टॉप से बच्चों इसके बॉटम का तो हमेशा अवनमन ही बनेगा, लेकिन इसके टॉप से इसके टॉप का अगर उन्नयन कहता है तो ये बिल्डिंग छोटी हुई और ये ऊंची हुई, और अगर यहां से इसका अवनमन कोण कहता है बच्चों तो ये बिल्डिंग ऊंची हुई और ये छोटी हुई। तो ये पढ़ के देखने पर क्वेश्चन को कि ये उन्नयन कह रहा है या अवनमन कर रहा है, इससे ये क्लियर होगा कि कौन सी बिल्डिंग ऊंची है। अभी चित्र में हम लोग ये बात को समझेंगे बच्चों। इसके अलावा बेसिक में बच्चों में क्या क्या ध्यान में रखना है, तो एक तो जैसे एंगल अगर 30 है तो 30 डिग्री पर हम लोग सभी लोग लाल बटे कक्का जानते हैं बच्चों। और इसके अलावा
इसके अलावा हमें जो है 10 की वैल्यूज़ जो याद रखनी है, एक तो 30, 45 और 60। जनरली ये रहता है 30 और 45 और 60। तो ये इसके अलावा अभी इधर हाल के पेपर में 10-15 का भी फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है बच्चों। तो 10-15 का मान 2 - √3, ये इस फॉर्म में याद रख सकते हो। और इसके अलावा 75, 1075 बच्चों, 1075 का मान भी यूज में आएगा और वो होगा 2 + √5, 2 + √3। तो ये 30, 45, 60 और उसके अलावा 10, 15 और 1075 का कभी कभी यूज में आएगा। और लाल बटे कक्का के आधार पे हम लोग जानते हैं कि जो tan थीटा है बच्चों, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बस यहाँ पे जो 10 का ही यूज क्यों करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ज्यादातर 10 का ही यूज हम लोग करते हैं। तो उसका रीजन बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग अगर 10 को यूज करेंगे तो फायदा ये होगा कि ये लाल बटे कक्का के हिसाब से ये 1, ये √3 और ये अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना आसान होगा और हम बता देंगे कि ये 2 होगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 10 को ही यूज करें। अगर हम यहाँ साइन को यूज करेंगे तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर sin 30 1/2 होगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। अब अगर हमें ये निकालना होगा तो हमें 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये असहज होता है। ये इससे ज्यादा आसान ये रहता है कि हम लोग इसे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करें। तो बस इसीलिए हम लोग 10 का यूज करते हैं, है ना। तो ये 10 के आधार पे ये वैल्यू, और इसमें कुछ याद नहीं करना है, ये तो तुम्हें ऐसे ही याद रहेगा, है ना। और कोई बहुत समय का अंतर नहीं आएगा अगर तुम इसे कुछ याद भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं बच्चों, है ना। इतना भाई 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो इसमें कुछ याद कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, है ना। ये 30 के आधार पर हो जाएगा पिक्चर बच्चों। इसके अलावा 60 के आधार पर पिक्चर जो होगा वो ये √3 होगा। ये 60 1060 √3 होगा, बट वो लाल बटे कक्का के हिसाब से ये √3 और ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 1060 और 1030 का पिक्चर ये तुम्हें आता ही है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा 1045 अगर ये 45 एंगल होता है तो 45 पे ये ध्यान रखना है कि 45 होने पर ये 1 और ये 1 परपेंडिकुलर भी 1 होगा और बेस भी 1 होगा। तो इस आधार पर ये √2 हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसा है कि ये तुम्हें वैसे भी याद रहेगा। और इसके अलावा अगर अच्छी कोई शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है तो वो ये याद रख सकते हो बच्चों कि अगर एक बिल्डिंग पर कहीं से एंगल 30 बन रहा है, ये एंगल 30 बन रहा है और ये 60 बन रहा है, तो इस केस में ये याद कर सकते हो कि ये 2 होगा और ये 1 होगा। इसका यूज अच्छा हो सकता है क्योंकि एंगल 30, 45 और 60 में ही होगा बच्चों। तो अगर 30-60 का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ये बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, 2 और ये 1 होगा, तो उसके लिए 1060 की वैल्यू बच्चों √3/1 होगी। तो ये √3 और ये 1 हो जाएगा। और 30 के आधार पर ये 1 होगा और ये वाला पार्ट √3 होगा। अब हम इन लोग को बराबर कर देंगे। 1060 के आधार पर √3 और 1 होगा और 30 के आधार पर 1 और √3 होगा। तो इन्हें बराबर करने के लिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पार्ट 3 आ जाएगा और ये पार्ट 1 है और ये बराबर हो गया √3। तो ये पूरा पार्ट 1 होगा बच्चों और ये पूरा पार्ट 3 होगा, तो ये पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अगर याद कर पाओगे तो ये अच्छा रहेगा। कई बार ये दूरी देकर के ये पूछेगा, ये समय देकर के ये पूछेगा, या ये देकर के ये पूछेगा, तो आसानी से ये दूरी 120 है तो ये दूरी 60 होगी, ये समय 10 मिनट है तो ये समय 20 मिनट होगा। इसे याद कर सकते हो तो ये याद कर लो और नहीं तो तुरंत बना सकते हो, ठीक है। इसमें और भी टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर ये पिक्चर ऐसे बन जाए बच्चों, इस तरह से पिक्चर बन जाए, अगर ये पिक्चर बच्चों ऐसे बन जाएगा कि एक तरफ ये 30 है और एक तरफ 60 है। तो अगर ऐसे बना दोगे तो इसको भी ऐसे ही बना सकते हो, इसको भी याद कर सकते हो। 60 और ये 30 है, तो अब ये 3 होगा और ये 1 होगा, है ना। ये कैसे होगा बच्चों, 30 के आधार पे ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, और 60 के आधार पे ये √3 होगा और ये 1 हो जाएगा। और अब इसको बराबर कर दोगे तो √3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, तो अब ये सेम हो जाएगा और ये पार्ट 3 हो जाएगा और ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा। अब अगर ये दूरी दी गई है 120 और ये दूरी पूछी जा रही है, तो 3 = 120 और 1 = 40, या ये दूरी देकर के ये पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। चाहे दूरी हो चाहे समय हो, इसको यूज कर सकते हैं बच्चों। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो
चाहे तो यूज़ कर सकते हो, और नहीं याद रहेगा तो तुरंत ये बना सकते हो बच्चों, ठीक है। इसके अलावा चित्र थोड़ा सा समझ लो बच्चों, पिक्चर्स समझ लो। पिक्चर्स में कब किस कंडीशन में कौन से पिक्चर बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक पिक्चर ये है बच्चों, एक पिक्चर ये है, ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब एक हॉरिजॉन्टल के किसी पॉइंट से किसी दो अलग अलग ऊंचाई के ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा, किसी दो अलग अलग ऊंचाई के ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर देखो, ये भले ये फ्लैग और एक बिल्डिंग हो या एक दो हवाई जहाज जो अलग अलग हाइट पे उड़ रहे हो, तो इस तरह का पिक्चर में ये बनेगा बच्चों, ठीक है। एक ही बिंदु से दोनों को अगर देखा जाएगा तो ये बनेगा। इसी पिक्चर को अगर हम सीधा कर दें, ऐसे घुमा दें, तो एक और पिक्चर बन जाएगा, ये पिक्चर बन जाएगा बच्चों। ये कब बनेगा, जब किसी बिल्डिंग के एक तरफ से दो स्थानों से उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हो, ठीक है। इसी से ये बन जाएगा। तो ये दो पिक्चर हुए बच्चों। इसके अलावा इसका अपोजिट पिक्चर एक और बन जाएगा कि अगर ये दोनों पॉइंट एक ही तरफ है बच्चों और दोनों पॉइंट अलग अलग तरफ भी हो सकते हैं। ये दिया होगा, ये दिया होगा, इसी तरह से ये दिया होगा और ये पता होगा हम लोगों को, और यहाँ पर ये पता होगा, ये पता होगा। बहुत ज्यादा ये तीनों चित्र बनते हैं बच्चों, है ना। ये अलग अलग हाइट पे, ये हॉरिजॉन्टल के अलग अलग बिंदुओं से एक ही बिंदु को टारगेट किया जाएगा, तब ये चित्र बनेगा। और अगर ये एक ही तरफ है तो ये बनेगा, और अपोजिट तरफ है तो ये बनेगा। इसके अलावा कंडीशन समझो बच्चों की किन कंडीशन में कौन सा चित्र बनता है। तो चित्र में फिर टाइम कम लगेगा बच्चों, है ना। इसके अलावा जैसे कभी ऐसा चित्र आता है, एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग है, इसके टॉप से इसके टॉप का उन्नयन कोण और इसके बॉटम से इसके टॉप का उन्नयन कोण, ये दिया होगा बच्चों। तो ये कब बनेगा, जब एक बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से दूसरी बिल्डिंग के टॉप का उन्नयन कोण नापा जाएगा। इसी तरह से एक और पिक्चर बनेगा, एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के बॉटम को और दूसरी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम को नापा जाएगा, तब ये चित्र बनेगा। अच्छा, इसके अलावा बच्चों कभी कभी ऐसा होगा कि एक पूरी बिल्डिंग एक आदमी की आंख पर एंगल बनाएगी। तो ये पूरा एंगल सपोज करो 75 है, ये पूरा एंगल 75 है और ये एंगल दे देगा कि इसका बॉटम पर एंगल 30 है। इस तरह का पिक्चर बनेगा। तो ये कब बनेगा बच्चों, जब एक कंप्लीट बिल्डिंग किसी आदमी की आइस पर कोई एंगल बनाएगी। और अगर ये एंगल दिया है तो यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 30 बच्चों, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये एंगल 45 हो जाएगा। तो इस तरह से पिक्चर तब बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक जैसे 3 पिक्चर हो गए, इसके पहले के 3 पिक्चर और ये 3 पिक्चर, ये तीनों एक जैसे हैं बच्चों। इससे पहले के 3 पिक्चर का यूज क्वेश्चंस में ज्यादा होगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसा पिक्चर बनेगा कि एक और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई आदमी होगा या ऑब्जर्वर कोई भी होगा और ये इनकी हाइट सेम हो सकती है, इनकी हाइट अलग हो सकती है। तो ये चित्र बनेगा। ज्यादातर सेम हाइट के क्वेश्चन बनते हैं। कोई चिड़िया या कोई हवाई जहाज उड़ रहा होता है और अगर बीच से उसको देखा जाता है तो ये पिक्चर बनता है। और अगर इसी में बच्चों कई बार हवाई जहाज या चिड़िया का सवाल इस तरह से आता है कि एक जगह से इसका एंगल नापा जाएगा और फिर कुछ समय बाद टाइम एंड डिस्टेंस और हाइट एंड डिस्टेंस के मिक्सचर से बहुत अच्छे सवाल इससे बनते हैं। हम लोग सब तरह के सवाल रखेंगे बच्चों। आज के वीडियो के बाद एक और आएगा, 40-50 क्वेश्चन में हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ज्योमेट्री का फ्रीक्वेंट, ज्योमेट्री में बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कैसे होगा, कब होगा, ये सब भी समझेंगे हम लोग, ठीक ना। तो ये हमने थोड़ा सा चित्र बताया तुम्हें जो बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ रूल्स है बच्चों। रूल में एक रूल जरूर याद रखना कि अगर किसी स्थान से दो एंगल जो बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, वो कोटि पूरक हो या पूरक कहा जाएगा, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा हो, और ये डिस्टेंस अगर हमें पता है a है और ये डिस्टेंस हमें पता है b है, तो ऐसी कंडीशन में ये h है बच्चों, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। बड़े आसानी से ये प्रूव कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ए आएगा और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी आएगा, h अपॉन बी आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक और थीटा बच्चों कैंसिल होके 1 हो जाएगा और इधर h स्क्वायर अपॉन ए बी आ जाएगा और h स्क्वायर अपॉन ए बी को h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी आ जाएगा। तो ये जो है एक रिजल्ट जो याद रहेगा। तो ये एंगल कई बार ये थीटा और 90
टी माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री ना कह के एंगल एग्जैक्ट दे देगा, और बस ये ध्यान में रखना होगा। और अगर इस पे बच्चों और भी अच्छे सवाल आए हैं जिसमें ये रिजल्ट नहीं था और दूसरे रिजल्ट थे, वो भी अभी शीट इसमें है, हम लोग देखते हैं उसे, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों को बच्चों जो अभी तक बताया गया है, जो उन्नयन कोण, अवनमन कोण, सीढ़ी के द्वारा दीवार पर कोण, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोण, लाल बटे का, और उसके अलावा 10 का ही यूज क्यों करते हैं, 10 के 15, 30, 45, 60 और 75 ये वैल्यूज चित्र कब किस कंडीशन में बनता है। उसके अलावा जो 30, 60 का कॉम्बिनेशन बच्चों 45 होने पे क्या होता है। इसके अलावा जो अभी हम लोग ने एक ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला ये रूल पढ़ा बच्चों, बस यही है थ्योरी। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। तमाम तरह के फॉर्मूला और क्वेश्चन, फार्मूला, रूल ये सब दिए जाते हैं, कोई मतलब नहीं है बच्चों, है ना। पेपर तुम्हारा इतने पेपर होंगे कि वो पॉसिबल नहीं है कि तुम उसे रिवाइज करके और पेपर में जाके, कोई ये थोड़ा ना पता है कि कल ही पेपर है ना, तो जो नहीं पॉसिबल है बच्चों। इतने ज़्यादा कोर्स है कि तुम उसमें हर टॉप पॉइंट के लिए एक एक सवाल फॉर्मूले क्वेश्चन के लिए याद करोगे तो नहीं पॉसिबल है ना। इतना समय की बचत भी नहीं है कि तुम इतना 10-15 सेकंड में सवाल वैसे ही सॉल्व होता है बच्चों, ठीक है। हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस में, और अलग अलग तरह के हर तरह के क्वेश्चन मेंस के हिसाब से थोड़ा तेजी में चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 60 और 35 मीटर है की चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है। दो खंबे जिनकी हाइट, दो खंबे बच्चों जिनकी हाइट 60 और 35 है, 60 और 35 है को एक रस्सी के द्वारा जोड़ा गया है, रस्सी के द्वारा जोड़ा गया है। यदि रस्सी 36 के साथ कोण बनाती है, उसका स्पर्श टेंजेंट 5/9 है 36 के साथ बच्चों, तो इसे पीछे बढ़ा दो और ये एंगल जो थीटा बनता है इसका tan दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है 5/9, tan थीटा दिया हुआ है 5/9। और अब दोनों पोल के बीच की दूरी हम लोगों को बतानी है, ठीक बच्चों। तो हम लोग यहाँ से क्या है कि ये 60, ये 30, ये एक लाइन खींची गई है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो एंगल है वो थीटा है और उसका tan जो है 5/9 है। अब हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन में बच्चों ये मिला देंगे अपनी तरफ से, और ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ से ये थीटा है बच्चों, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल इसके है। और अब ये tan थीटा 5/9 है बच्चों, तो ये भी 5/9 होगा। तो ये पार्ट इतना बच्चों 5 होगा, इतना पार्ट 5 होगा, और ये पार्ट लाल बटे का से परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कंपेयर किया बच्चों, तो ये 5 और ये 9 हो जाएगा। ये 5 है बच्चों, ये 9 हो जाएगा। अब हम लोगों को ये दूरी चाहिए, और ये दूरी हम लोग को पता कर सकते हैं हम लोग। ये 30 है बच्चों, ये 60 है, तो ये घटा देंगे हम लोग, तो ये दूरी 60 में से 30 हटा देंगे तो 30 आ जाएगा। ये दूरी 30 आ जाएगी, सॉरी ये 35 है बच्चों, ये 35 है, तो ये 35 है, तो ये दूरी 60 में से 35 घटा देंगे तो ये 25 आ जाएगी, ये 25 आ जाएगी। और अब हम लोग यहाँ से 5 बराबर 25 है, 5 बराबर 25 है बच्चों, 5 बराबर 25 है, तो 1 बराबर 5 होगा, तो 9 बराबर, ये 9 है बच्चों, 9 बराबर 45 हो जाएगा, ठीक है। इसका 36 के साथ एंगल 5/9 है, तो ये थीटा है बच्चों, तो ये भी थीटा होगा, तो ये 5 होगा, ये 9 होगा, ये 35 है, ये 60 है, तो ये 25 होगा। 5 बराबर 25 है, तो 1 बराबर 5 हो गया, तो 9 बराबर 45 हो गया, ठीक बच्चों। एक बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसका टेंजेंट 3/5 है, 3/4 है, सॉरी, ये बच्चों 3/4 है, और ये थीटा है, और tan थीटा 3/4 है, tan थीटा 3/4 है, 3/4 है। इसके अलावा मीनार की ओर 560 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का टेंजेंट 4/3 हो जाता है। 560 मीटर चलने पर 560 मीटर चलने पर 560 मीटर चलने पर इसका एंगल 4/3 हो जाता है, टेंजेंट इसका 4/3 हो जाता है 560 मीटर चलने पर, ये 4/3 हो जाता है बच्चों। ये अल्फा है और tan अल्फा 4/3 है, tan अल्फा 4/3 है।
अब हम लोगों से पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो ये अल्फा थीटा है बच्चों, ये अल्फा है, tan अल्फा 4/3 है, tan थीटा 3/4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा 4/3 है, ये 4 हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा। tan अल्फा के आधार पर, tan थीटा के आधार पर ये पार्ट 3 हो जाएगा और ये पूरा पार्ट बच्चों 4 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 4 हो जाएगा। अल्फा के आधार पर 4 और 3 हो जाएगा, थीटा के आधार पर ये पूरा पार्ट 3 और ये 4 हो जाएगा। अब इसको बराबर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग 4 का और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 का मल्टीप्लाई बच्चों, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 सेम हो जाएगा, ये 9 है, ये 16 है। तो 16 में से 9 हटा देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 बराबर बच्चों 560 है, 7 बराबर 560 है। तो 1 बराबर 80 हो जाएगा, 1 बराबर 80 हो जाएगा। और हम लोगों से बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, तो बिल्डिंग की हाइट 12 है, तो 12 बराबर 12 × 96 960 हो जाएगा बच्चों, 960 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद बच्चों एक पॉइंट में बताना रह गया था कि क्वेश्चन को सॉल्विंग के 2 मेथड होते हैं। तो एक सवाल मैं ऐसे बता दूं तो फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं, है ना। वो पॉइंट मुझसे रह गया बताने को, तो एक बार बच्चों फिर से आ जाओ और 2 मेथड जो है दोनों समझ लो, है ना। तो 2 मेथड है बच्चों। एक तो ये है कि जैसे एक बिल्डिंग है और उस पर एक फ्लैग लगा हुआ है और ये दिया है मान लो 60 है, ये 60 है बच्चों, ये 60 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। हम लोगों को सपोज ये बताना है बच्चों, ये फ्लैग की हाइट बतानी है। तो ऐसे में हम लोग इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये होगा बच्चों कि हम लोग रेशियो को जोड़े नहीं, जो एक ट्रायंगल को सॉल्व करते चले साथ साथ, है ना। 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तरीका जो बता रहे हैं ये हमेशा नहीं लग पाएगा। ये अभी जो पहला तरीका, 2 तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका तब लगता है जब राइट एंगल बनाने वाली एक साइड पता हो, राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड पता हो, राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड पता हो। जैसे इसमें अगर हम ये कह दें ABCD, तो फर्स्ट मेथड सिर्फ तब नहीं लगेगा जब इसमें CD पता हो। अगर CD दे रहा है और कुछ और पूछ रहा है तब फर्स्ट मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि CD एकमात्र ऐसी साइड है जो किसी राइट एंगल की साइड नहीं है। जैसे देखो BC ये 90 है बच्चों, तो BC AB AC AD ये सभी एक राइट एंगल की साइड है। लेकिन DC जो साइड है ये ट्रायंगल ACD की साइड है, तो ये राइट एंगल की साइड नहीं है। तो यहाँ पर जो है दूसरा तरीका नहीं लग पाएगा, यहाँ सिर्फ पहला तरीका लगेगा। तो देखो बच्चों, सॉरी, यहाँ पर पहला तरीका ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ये दिया होगा उसमें नहीं लग पाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन में पहला दूसरा दोनों तरीका, दूसरा तरीका बच्चों दोनों सभी में लगेगा। पहला वाला तब नहीं लग पाएगा जब ये गिवन होगा। तो क्या करेंगे, पहले तरीके में हम लोग 30 के आधार पर ये 1 होगा बच्चों और ये √3 होगा। ये 1 होगा, 30 से शुरू करेंगे, ये 30 के आधार पर ये 1 होगा, ये √3 होगा। 1 = 60 है तो √3 = 60 √3 आ जाएगा। 1 = 60 है तो √3 = 60 √3 आ जाएगा। एक पॉइंट सॉल्व हो गया। उसके बाद 60 के आधार पर सॉल्व करेंगे बच्चों। 60 के आधार पर ये पूरा पार्ट अगर √3 होगा तो ये पूरा पार्ट 1 होगा, ये पूरा पार्ट 1 होगा। 1 = 60 √3 हम लोग निकाल चुके हैं, 1 = 60 √3 निकाल चुके हैं। तो √3 = इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 आ जाएगा। तो ये पूरी हाइट कितनी हो गई बच्चों, 180 हो गई। इस 180 में से ये हाइट हटा दो, 180 - 60 120 इसकी हाइट हो गई, ठीक ना। ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 30 है तो ये 1 = 60 है तो √3 = 60 √3 आ गया। उसके बाद 60 के आधार पर अब ये साइड आ चुकी है बच्चों, तो 60 के आधार पर ये पूरा अगर √3 होगा तो ये पूरा 1 होगा। 1 = 60 √3 है तो √3 = 180 आ गया। ये पूरी हाइट 180 आ गई और ये कितनी है, 60 है तो जो फ्लैग की हाइट हो गई ये 120 हो गई। एक तरीका बच्चों सॉल्व करने का ये हो गया, ठीक है ना। ये तरीका कब नहीं लग पाएगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बनाने वाली कोई साइड नहीं पता हो। इसमें कुछ याद नहीं करना है,
है। जैसे ये 30 है तो यहाँ √3 का डिवाइड करेंगे, ये 60 है तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब नहीं पॉसिबल है बच्चों, याद रख पाना है ना। बिल्कुल सिंपल, चलो तुम्हें एकदम बिल्कुल समय वैसे ही नहीं लगता है। तो ये एक तरीका हो गया बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ये दिया है कि इस क्वेश्चन बच्चों कि इस क्वेश्चन में ये दिया था कि ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है और ये वैल्यू हम लोग को गिवन थी 60 है। तो एक तरीका इसका अभी बताया गया। दूसरा तरीका बच्चों, ये तरीका अभी जो बता रहा हूँ ये सब में लग जाएगा, चाहे ये साइड बताओ चाहे ये साइड बताओ, सब में लग जाएगा। इससे पहले वाला तब लगेगा जब ये ना पता हो, इसके अलावा कुछ भी पता हो, ठीक है ना। राइट एंगल बनाने वाला, राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी साइड बताओगी तो फर्स्ट तरीका और सेकेंड तरीका दोनों लगेगा, और नहीं तो सिर्फ सेकेंड तरीका लगेगा। तो 60 ये बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम लोग 30 के आधार पर देखेंगे कि ये 30 के आधार पर देखेंगे कि ये पार्ट 1 होगा और ये पार्ट √3 होगा। 30 के आधार पे देखेंगे तो ये पार्ट 1 होगा बच्चों और ये पार्ट √3 होगा। 60 के आधार पर देखेंगे, 60 के आधार पे देखेंगे तो 60 के आधार बच्चों ये पार्ट 1 होगा और ये पार्ट पूरा √3 होगा, ये पूरा पार्ट √3 होगा, ये पूरा पार्ट √3 होगा। 60 के आधार पर बच्चों ये 1 होगा, ये √3 होगा। 30 के आधार पे ये 1 होगा, ये √3 होगा। अब दोनों को जोड़ने वाली जो दोनों में जो कॉमन साइड है बच्चों उसको बराबर कर लेंगे, उसको बराबर कर लेंगे तो यहाँ √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी पार्टी जो है √3 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, नहीं तो रेशियो बदल जाएगा है ना। तो √3 सेम हो गया, जो दोनों में कॉमन है उसे सेम कर लेंगे। अब ये पूरा 3 हो गया और ये 1 है, तो 1 बराबर हमें पता है बच्चों 60 है और हमें फ्लैग की हाइट पता करनी है। तो ये हाइट चूंकि पूरी ये 3 है और ये 1 है तो ये 2 होगी और हम कहेंगे 1 बराबर 60 है, 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर 120 हो गया, 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर 120 हो गया। ये हो गया बच्चों सॉल्व करने का दूसरा तरीका। तो ये तरीका हमेशा लग जाता है, इससे पहले वाला तरीका कब लगता है हमने 2 बार बता दिया। अब आ जाए फिर से हम लोग सवालों में बच्चों। तो ये क्वेश्चन तक पहुंच गया था हम लोग। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में जो है हम लोगों को ये साइड दी गई थी, तो इसमें अब दूसरा वाला ही तरीका लग पाएगा जो अभी हमने बाद में बताया है ना। तो ये तरीके थोड़ा सा हमने बता दिए, इसके आगे चले बच्चों। थर्ड क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें सम षटभुज आया है, तो हेक्सागन आया है, सम हेक्सागन है, 6 भुजाएं हैं इसमें। तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा बेसिक इसका देख लो फिर हम लोग सवाल पे आए। तो इसमें बच्चों अगर एक हेक्सागन है और उसमें साइड अगर तुम्हें ये पता करनी है तो कैसे पता करोगे, और ये पता करनी है तो कैसे पता करोगे। तो ये अगर A है बच्चों तो ये वाली 2A होती है, ये कैसे होती है अभी बता दे रहे हैं। और ये वाला कैसे निकालोगे, ये वाली साइड कैसे निकालोगे, ABCD, तो AD तो 2A होगी बच्चों, और AC कैसे निकालोगे, तो ये एंगल 120 होगा, ये 120 होगा। हेक्सागन का हर एंगल 120 होता है, तो यहाँ पर ये 120 के आधार पर हम लोग ये वाली साइड निकाल लें। ये वाली साइड अगर निकालनी है तो हम लोग इसमें कॉस रूल लगा सकते हैं। तो cos 120 इज इक्वल टू A² प्लस A² प्लस A² माइनस, इसको x मान लिया बच्चों, माइनस x² अपॉन 2 टाइम्स A इंटू A। cos थीटा का फॉर्मूला बच्चों कॉस रूल के हिसाब से A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB, ये फॉर्मूला लगाया गया है। तो यहाँ पे cos 120 इज इक्वल टू A² प्लस A² माइनस x² अपॉन 2AA। इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये 2A क्यों होगा ये निकाल ले बच्चों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी सवाल में अभी। तो ये cos 120, ये माइनस का साइन 30 आ जाएगा, यानी माइनस का 1/2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा बच्चों 2A² माइनस का x² अपॉन 2A²। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, x² जुड़ जाएगा, x² इज इक्वल टू 3A² आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा √3A, x इज इक्वल टू √3A आ जाएगा, x इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। और ये 2A कैसे होगा बच्चों, ये देख लो ये 2A कैसे होगा। तो इस तरह से देखो, ये अगर
एक रेगुलर हेक्सागन है। तो यहाँ पर ये अगर ए है बच्चों, तो अगर हम इसको मिला दें तो ये 2a क्यों होगा, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरा 120 है, ये 60 का है बच्चों, तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। अब देखो ये पार्ट बच्चों 2 है तो ये 1 है, ये 1 है तो इतना 1 है और इतना भी 1 है, तो ये पूरा मिला करके ये और ये मिला करके 2 हो जाएगा, इतना 2 होगा बच्चों और ये भी 2 है। तो अब बताओ ये 2 है बच्चों मान लो, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये मिलके 2 हो जाएगा, तो जस्ट डबल हो जाएगा इसका। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को ज्योमेट्री के इसमें यूज होंगे, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस प्लस ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के साथ बच्चों ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के साथ टाइम एंड डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पेपर में रहता है। 4-5 सवाल ऐसे हैं जो ज्योमेट्री के दिखते हैं लेकिन वो हाइट एंड डिस्टेंस के तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सवाल देखते हैं बच्चों। अब आ जाए हम लोग को ये √3a ये वैल्यू कॉस रूल से निकाल सकते हो और ये वैल्यू 2a होगी। आप सवाल में आओ, देखो क्या कह रहा है बच्चों, एक हेक्सागन है, उसमें उसका नाम ABCDEF है। यहां पर C और D पर 2 पोल हैं बच्चों जो A पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक पोल यहाँ है, एक पोल D पर है। ये वाला एंगल बच्चों 30 डिग्री बनाता है और ये एंगल 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पे एक पोल है जो यहाँ से एंगल 60 बनाता है और यहाँ पे एक पोल है जो एंगल 30 बनाता है, ये कह रहा है। अब तुम्हें इन दोनों पोल की हाइट का रेशियो बताना है बच्चों। C पर और D पर जो पोल है उनकी हाइट का रेशियो बताना है। तो अभी हम लोग ने देखा कि ये अगर A है बच्चों तो ये आएगा √3a और ये आएगा 2a, ये 2a आएगा। अब ये इस वाले को लेकर के जो ट्रायंगल बनेगा, देखो ये हाइट, ये यहाँ से एंगल 30 डिग्री का है, ये वैल्यू पता है बच्चों, तो हाइट निकाल लें हम लोग। इसका ट्रायंगल अलग से बना दे रहे हैं, तो एक ट्रायंगल हमने अलग से बना लिया ये इसको लेकर के बच्चों। तो AC और ये H है और ये है √3a और ये एंगल है बच्चों 30, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ से ये 1 है, ये 1 है बच्चों और ये 30 है और ऊंचाई हम लोग को पता करनी है और ये है √3a। तो ये 30 के आधार पर बच्चों 1 और √3 होगा। √3 का मान √3a है, √3a है, तो 1 = a हो जाएगा। 1 = √3 का मान √3a है बच्चों, तो 1 = a हो जाएगा। और 1 क्या है, 1h है, तो h = a आ जाएगा। यहाँ से ये फिर से समझो बच्चों, ये √3a आया और ये एंगल 30 डिग्री का बताया जा रहा है, तो ये 30 है, तो 30 के आधार पर ये परपेंडिकुलर हम लोग को पता करना है। ये 1 और √3 का रेशियो होगा। √3 का मान √3a है, तो 1 बराबर हाइट है, 1 बराबर a आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। और ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसको बना दें तो 60 डिग्री वाला जो एंगल बन रहा है, तो ये 60 है बच्चों, ये वैल्यू 2a है। तो अब यहाँ से ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये h है, तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 2a है, तो √3 जो h है वो आ जाएगा यहाँ से, 1 बराबर 2a है, तो ये √3 बराबर 2√3a आ जाएगा। तो h जो 60 डिग्री वाला है बच्चों वो 2√3a आ जाएगा और जो 30 डिग्री वाला है वो a आ जाएगा। अब C पर जो बन रहा है वो 30 डिग्री वाला है और जो D पे बन रहा है बच्चों वो 60 डिग्री वाला है, और तुमसे ऑर्डर में पहले C फिर D लिख रहा है, तो एक हाइट A हो जाएगी और एक हाइट 2√3a हो जाएगी और A से 2√3a हो जाएगी और A से A कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा बच्चों 1:2√3, 1:2√3 ये आंसर बन जाएगा बच्चों, 1:2√3 ये आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इसे ये बस बच्चों कॉस रूल के हिसाब से निकाल लो। ये 2a होता है, इस एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ से h का मान निकाल लो a के फॉर्म में। ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, यहाँ से h का मान निकाल लो a के फॉर्म में, और दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछ रहा है। एक बहुत अच्छा सवाल ये। और आगे चलें, ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है, और भी है सवाल बच्चों। ये देखो जो अभी बताया गया तुम्हें कि एक ही तरफ ये एंगल दिए हैं
और ये एंगल बच्चों 27 है और ये 63 है, और एक वैल्यू P है और एक Q है। ये वैल्यू P है और ये वैल्यू Q है। और अब इसमें हम लोग को हाइट बतानी है। तो यहाँ पर बच्चों अभी जो हमने शुरू में बताया था वही है, इन दोनों का सम 90 है। ज़रूरी नहीं कि ये पूरक दिए हो, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा बच्चों कि ये 30 और ये 63 है, इन दोनों का सम 90 है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि h = √PQ, और चाहे तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। 1063 लगाएंगे बच्चों तो आ जाएगा h/P आ जाएगा। 1027 लगाएंगे, 1027 लगाएंगे बच्चों तो यहाँ से h/Q आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाएं तरफ ये दोनों ये 1 हो जाएगा बच्चों, दोनों का सम 90 होने पे 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा h²/PQ, और यहाँ से h √PQ आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और रूल याद है तो उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन आगे एक क्वेश्चन आएगा बच्चों जिसमें रूल नहीं चल पाएगा, इसलिए सॉल्विंग भी आनी चाहिए। इसके आगे चलें। इसी पैटर्न पे एक और सवाल है बच्चों, ये थोड़ा इससे और अच्छा है। h और 2h ऊंचाई के दो पोल के आधार को मिलाने वाली लाइन पर स्थित किसी बिंदु P पर से दोनों खंभों के शीर्षों का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है ना। एक की हाइट कितनी है बच्चों, h है, और दूसरे की हाइट 2h है। एक की हाइट h है और दूसरे की हाइट 2h है, और इनके निचले भाग से मिलाने वाले एंगल एक दूसरे के पूरक हैं, ये कह रहा है बच्चों। और इनकी थोड़ा सा पिक्चर चेंज कर रहा हूँ। ये पिक्चर में बीच में कहीं एक बिंदु है, हमने दोनों के बॉटम को मिला दिया, तो फिर से देखो बच्चों बीच में कहीं एक बिंदु है, उससे इसका एंगल एक h है और ये 2h है, और यहाँ से ये एक दूरी बच्चों x है और एक दूरी y है, एक दूरी x है और एक दूरी y है। h और 2h वाले पोल के मिलाने वाली लाइन के पर स्थित P से ये P बिंदु है, यहाँ से एक पूरक है, और P से खंभों के आधार की दूरियां जो है h और x और y है, तो कौन सा सही है ना बच्चों। तो ये थीटा है और ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यही वाला नियम लगा लेंगे हम लोग। तो tan थीटा = आ जाएगा h/x, और यहाँ से tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा, यहाँ से 2h/y आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 2h² xy, और यहाँ से बच्चों जो 2h² यहाँ से आ जाएगा 2h², यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2h² xy, 2h² xy। हम लोगों से यही पूछा कि कौन सा सही है, तो 2h² xy ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। इसके आगे चलें। एक टावर के बिंदु एक, ये देखो बहुत अच्छा सवाल बच्चों, जो अभी मैंने कहा था तुमसे कि इसमें देखो जो अभी वाला रूल √AB वाला रूल इसमें नहीं लग रहा है, ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, आगे जाके मिल भी सकता है, ये रिपीट हो सकता है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक टावर के पास से A और B दूरी से ऊपरी से का उन्नयन कोण 30 और 60 है। तो ये है बच्चों, एक एंगल 30 है और एक 60 है, एक 30 है और एक 60 है, ये कहा गया है। और A और B दूरी से, और A इज ग्रेटर देन B कहा गया है, तो ये दूरी बच्चों A होगी और ये दूरी B होगी, ये दूरी B होगी। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि टावर की हाइट क्या होगी, तो आप बोलो बच्चों इसमें भी तो 30 60 और मतलब पूरक एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें √AB ऑप्शन में नहीं है ना। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, थोड़ा नए तरीके से, उस रूल से नहीं लग पाएगा ये। तो आप देखो बच्चों 60 के आधार पर देखोगे तो ये √3 होगा, और ये 1 होगा, ये 1 होगा। 30 के आधार पर देखोगे, 30 के आधार पर देखोगे, 30 के आधार पे देखोगे बच्चों तो ये वाला पार्ट 1 होगा और ये वाला पार्ट √3 होगा, ये वाला पार्ट √3 होगा। अब क्या करेंगे, 60 के आधार पर √3 और 1 होगा, 30 के आधार पर 1 और √3 होगा। अब जो पार्ट दोनों में कॉमन है बच्चों उसको बराबर करेंगे, तो यहाँ √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों पार्ट सेम हो गया और ये पार्ट 3 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 3 है बच्चों, ये 2 है, और हम लोग को हाइट पता करनी है। हाइट कितनी है, √3 है। तो और ऑप्शन देखो बच्चों a + b a - b के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये पार्ट 2 हो जाएगा, ये पार्ट 2 हो जाएगा बच्चों। और ये पूरा a है और ये b है, तो ये पार्ट a - b हो जाएगा।
ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। ये पूरा a है, ये b है, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू a माइनस बी। 2 इज इक्वल टू a माइनस बी, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। 1 इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। और हाइट कितनी है बच्चों? √3 है, तो √3 इज इक्वल टू √3 बाई 2 a माइनस बी। √3 बाई 2 a माइनस बी, ये हो गया बच्चों। ये बहुत अच्छा सवाल है ये, तो इसमें वो रूल नहीं लग रहा है और ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है, ठीक है। √3 1, 30 के आधार पर 1√3, ये वैल्यू बच्चों बराबर कर दिया। ये पार्ट दोनों में सेम है, ये बराबर किया तो √3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी है इसमें भी। ये पार्ट 3 हो गया, ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो गया। और ये पार्ट पूरा a है, ये b है, तो ये a माइनस बी हो गया। तो 2 बराबर a माइनस बी हो गया, तो 1 बराबर a माइनस बी बाई 2 हो गया। और हाइट कितनी है बच्चों? √3 है, तो √3 बराबर ये आ गया। सबको समझ आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। एक पहाड़ के निचले सिरे से पहाड़ के शीर्ष का अवनमन कोण, पहाड़ के शीर्ष से अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये एंगल बच्चों 45 डिग्री है। पहाड़, एक व्यक्ति 30 डिग्री के ढाल पर 4 किलोमीटर चढ़ता है। 30 डिग्री के ढाल पर 4 किलोमीटर चढ़ता है। ये दूरी 4 किलोमीटर है। और तब एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। तब एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। ये एंगल 60 डिग्री का है बच्चों, ये 60 डिग्री का है। 30 डिग्री पे 4 किलोमीटर चढ़ता है, तब एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। पहाड़ की हाइट बतानी है, तो इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, इसको ज्योमेट्री के यूज से सॉल्व करो। तो पहले तो ये पार्ट निकाल लो, ये 1 है, ये √3 है, ये 2 होगा। ये 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। 2 बराबर 4 है बच्चों, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो ये पार्ट हम लोग को पता चल गया, 2 आ गया। ये पार्ट पता चल गया, 2 आ गया। अच्छा, इसके अलावा अब ये 45 है बच्चों, ये 90 है, तो ये वाला 45 हो जाएगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला 30 हो जाएगा। ये 45 है, ये 30 है, तो ये 15 हो जाएगा। इधर ये 45 है, 30 है, तो ये भी 15 हो जाएगा। ये 15 है बच्चों, और ये भी 15 है, तो इसके सामने की साइड 4, तो इसके सामने की साइड, ये वाली साइड भी 4 होगी, ये 4 होगी। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो 60 के आधार पर ये √3 होगा, ये 2 होगा। तो 2 बराबर 4 है, 2 बराबर 4 है बच्चों, तो √3 बराबर हो जाएगा। 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो √3 बराबर 2√3 आ जाएगा। अब ये पार्ट बच्चों 2√3 हो गया, इतना पार्ट 2√3 हो गया, और ये पार्ट 2 निकाल चुके थे, तो पूरा लंबाई आ जाएगा 2 + 2√3। 2 + 2√3, 2 कॉमन ले लोगे तो √3 + 1। बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। ये 45 है, 30 है, तो ये 15 हो गया। ये भी 15 है, तो ये 4 है बच्चों, तो ये भी 4 हो जाएगा। 30 के आधार पर ये 1 है, ये 2 होगा। 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर 2 हो गया। ये वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे ये √3 है, ये 2 होगा। 2 बराबर 4 है, तो √3 बराबर 2√3 हो गया। तो ये पार्ट 2√3 हो गया, और ये 2 है, तो पूरी लंबाई 2 + 2√3 होगी। ठीक बच्चों, इसके अलावा तुम इसे बिना ज्योमेट्री के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। थोड़ा सा इसकी तुलना में लेंदी होगा, लेकिन समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ये 45 है बच्चों, ये 45 है, ये 45 है, तो ये पूरा अगर x है तो ये पूरा भी x होगा। उसके अलावा ये 30 है, तब ये एंगल 60 है। ये 1 होगा बच्चों, ये √3 होगा, और ये 2 होगा। 2 बराबर 4 दिया हुआ है, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा, और √3 बराबर 2√3 आ जाएगा। तो ये पार्ट, ये पूरा पार्ट बच्चों x था, और ये 2√3 है, तो ये पार्ट जो होगा ये x - 2√3 होगा। ये पूरा पार्ट x है, और ये 2 है, तो ये पार्ट होगा बच्चों, ये पार्ट जो होगा वो x - 2 होगा। अब ये पार्ट x - 2 है, ये पार्ट x - 2√3 है, और ये एंगल 60 है। तो अब x - 2 अपॉन x - 2√3 इज इक्वल टू √3/1।
इससे भी सॉल्व कर सकते हो, बिना ज्योमेट्री के यूज़ के इससे भी सॉल्व हो सकता है बच्चों। थोड़ा सा इससे उसकी तुलना में लेंदी होगा, इसलिए पहले वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। अगले क्वेश्चन में बच्चों, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है और टावर की ओर 138 मीटर चढ़ने पर सीकेंट जो है वो √193, और ये करेक्शन कर लेना बच्चों, ये 12 है, √193 डिवाइडेड बाई 12 होगा। तो ये जो थीटा है tan थीटा 1/5 है, tan थीटा 1/5 है, और यहाँ से ये अल्फा है, ये अल्फा है मान लो, तो sec अल्फा √193 और 12 है। तो यहाँ से बच्चों tan थीटा 1/5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू tan के आधार पर, ये वैल्यू अगर 1 है, ये वैल्यू अगर 1 है, ये वैल्यू अगर 1 है, तो ये पूरी वैल्यू 5 होगी, ये पूरी वैल्यू 5 होगी, ये पूरी वैल्यू 5 होगी, ठीक है। अच्छा, sec के आधार पर ये 193 है और ये 12 है, तो हम लोग जानते हैं कि sec अल्फा हाइपोटेन्यूज कर्ण डिवाइडेड बाई बेस होगा। ये 193, ये 12 है, तो ये 49 आ जाएगा बच्चों, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये साइड बच्चों, ये साइड 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसमें सेक की जरूरत खत्म हो गई। सेक से हम लोगों ने बच्चों ये परपेंडिकुलर निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये 7/12 आ जाएगा ये, तो ये 7 और ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा के आधार पर बच्चों 7 और 12 है, थीटा के आधार पर ये 1 और 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें कॉन्जुगेट का इसमें जो टर्म बराबर है उसको ये 7 सेम कर लेंगे, और यहाँ पे भी ये 7 का, और इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये पूरा 35 आ जाएगा, और ये 12 है, ये पूरा 35 है, और ये 12 है, और ये 7 सेम हो चुका है। हम लोग को इसी का मान पता करना है, इसी का मान पता करना है ना, तो क्या कहेंगे, ये 35 है और ये 12 है, तो ये पार्ट 23 हो जाएगा। 35 में से 12 हटा देंगे बच्चों, 23 आ जाएगा, और 23 बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 138। 23 बराबर 138 है, तो 1 बराबर 6 हो जाएगा, 1 बराबर 6 तो 7 बराबर 42 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, 42 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल देखो बच्चों, ये ज्योमेट्री पर बेस्ड है, लेकिन ये इसमें मतलब ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जिसमें एंगल अगर 30-60 है और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों, तो ऐसा हर सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। उसी पर एक एग्जाम्पल ये है, इसमें क्या कहा गया है बच्चों, इसमें क्या कहा गया है देखो, कि एक ट्रेपीजियम है, उसका एक साइड ये 30 दिया हुआ है, और ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है। दोबारा देखो बच्चों, ये एक ट्रेपीजियम है, इसका एक एंगल 30 दिया हुआ है, एक एंगल 30 दिया हुआ है, और साइड भी 30 है, और दूसरा ये एंगल 60 दिया हुआ है बच्चों, ये एंगल 60 दिया हुआ है, और ये साइड 20 दी हुई है, ये साइड 20 दी हुई है। इसका एरिया हम लोग को बताना है ना, इसका एरिया बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर इसमें बच्चों हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हम लोगों ने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 20 है बच्चों, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों को एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए जो है समलंब का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को आमने सामने की साइड पता होनी चाहिए और साथ में हाइट पता होनी चाहिए। तो हमें ये दोनों पार्ट पता करने होंगे बच्चों। इसका नाम दे दें अगर, तो ए बी पता करना होगा और सी डी पता करना होगा, और साथ में हाइट पता करनी होगी। तो ये कैसे पता करेंगे, अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे। 30 से बच्चों ये 1 होगा और ये √3 होगा, तो ये 2 होगा। 2 बराबर 30 है, 2 बराबर 30 है, 2 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 15 हो गया, तो ये दूरी 15 आ जाएगी बच्चों, ये ऊंचाई जो है वो 15 आ जाएगी, 1 बराबर 15 हो गया, और √3 बराबर 15√3 हो गया, तो ये वैल्यू 15√3 आ जाएगी। ए बी का मान बच्चों आ गया 15√3, और हाइट हम लोग को पता चल गई 15 है। अब यहाँ पे आ जाओ, 60 के आधार पे ये √3 होगा और ये 1 होगा,
ये √3 बराबर 15 है तो 1 बराबर 5√3 आ जाएगा। √3 बराबर 15 है तो 1 बराबर 5√3 आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, ये वैल्यू 15√3, ये वैल्यू 5√3, ये 20 है और हाइट हम लोग को 15 पता चल गई है। अब किसी ट्रेपीजियम कह दिया समांतर भुजा का योग, तो समांतर भुजा कितनी कितनी आ जाएगी बच्चों, एक 20 है और दूसरी 20 और प्लस 15 और 5 20√3, सम ऑफ पैरेलल साइड समांतर भुजा का योग बटे 2 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई 15 है बच्चों। ये हो जाएगा इसका, यहाँ से 40 20 कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। 10 टाइम्स 2 प्लस √3 इंटू 15 यानी बन जाएगा बच्चों 150 2 प्लस √3, 150 2 प्लस √3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व होने वाला, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस की हेल्प से जो सॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, और भी सवाल हैं तो ज्योमेट्री के जो ये क्वेश्चन देखो बहुत आता है बच्चों पेपर में, ये तुमने देखा होगा ये क्वेश्चन पेपर में। और ये अगर एंगल गिवन है जो जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता हो, है ना, जो एंगल गिवन है बच्चों उसकी वैल्यू अगर हम लोगों को पता है तो वो सवाल लग जाएगा। भले वो मान लो 22.5 डिग्री है, तुम्हें याद है वैल्यू तो तुम लगा सकते हो उससे, है ना। तो 30 60 और ये क्या करेंगे बच्चों, इसमें ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही आसान सवाल हुआ। इसमें जो है एक एंगल 30 है और एक एंगल 60 है, जो अभी हमने तुम्हें चित्र बनाया था कि बताया था बच्चों कि एक टावर के दोनों तरफ से वही वाला है ये। तो इसमें हम लोग 30 के आधार पे चलेंगे तो ये 1 और ये √3 होगा, और 60 के आधार पे चलेंगे बच्चों तो ये √3 और ये 1 होगा। और यहाँ से हम लोग को ये वैल्यू 60 दी गई है तो पहले इसे बराबर कर लेंगे। तो उसके लिए बच्चों इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये पार्ट 3 हो जाएगा बच्चों और ये पार्ट 1 हो जाएगा और ये पार्ट √3 हो जाएगा। हम लोगों को 4 बराबर दिया हुआ है, 4 बराबर दिया हुआ है बच्चों 60 है तो 1 बराबर 15 हो गया। 1 बराबर 15 है तो √3 बराबर 15√3 हो जाएगा। √3 बराबर 15√3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, 15√3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बहुत अच्छा सवाल ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व होने वाला। आर रेडियस के एक सिक्के को पूरी तरह से ढकने के लिए आर रेडियस के कितने कॉइन लगाने होंगे। कोई भी रेडियस हो बच्चों, आर रेडियस है, इसको पूरी तरह से ढकने के लिए, मतलब जैसे एक सिक्का है इसको पूरी तरह से कवर करना है इस तरह से बच्चों, तो कितने सिक्के लगाने होंगे इस तरह से। तो ये कितने कॉइन लगाने, जैसे हमने 6 लगा दिए तो ये तो पिक्चर हो गया बच्चों, इससे नहीं हम लोग को प्रूव करना होगा कि कितने किसी भी रेडियस का कॉइन हो उसी रेडियस के कितने कॉइन चारों तरफ लगा दिए जाए कि वो पूरी तरह से कवर हो जाए ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे आसानी से एक सर्किल के द्वारा कितना एंगल कवर होगा ये निकाल लें। एक सर्किल के द्वारा कितना एंगल कवर होगा ये निकाल लें और पूरी तरह से कवर करने के लिए एंगल 360 कवर करना होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने जो है सर्किल चाहिए होंगे। तो पहले क्या पता करेंगे बच्चों कि एक सर्किल कितना एंगल कवर करेगा, एक सर्किल कितना एंगल कवर करेगा, एक सर्किल कितना एंगल कवर करेगा। ठीक बच्चों, एक सर्किल इसी रेडियस का दूसरा सर्किल बच्चों, पहले क्या करो कि एक सर्किल कितना कवर करेगा ये देख लो। तो उसके लिए यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो और इसको मिला दो। अब देखो ये वैल्यू r है बच्चों और ये भी r है क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, और ये भी r है और ये एंगल 90 है, इसको थीटा समझ लो। अच्छा, एक पॉइंट बच्चों कि जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होगा और ये पॉइंट बेस होगा, है ना। तो ये पॉइंट बताना रह गया था, अभी मैंने बता दिया। तो अब देखो बच्चों 90 के सामने की साइड ये 2r होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये जो है इस एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग ये देख लें कि ये एक पॉइंट कितना एंगल कवर करता है, तो यहां से थीटा निकालें। तो हम लोग चूंकि परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में साइन होता है बच्चों, तो साइन थीटा इज इक्वल टू r/2r आ जाएगा। परपेंडिकुलर r है और हाइपोटेन्यूज 2r है, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 आ जाएगा।
थीटा इज इक्वल टू 30 आ जाएगा बच्चों, ये एंगल 30 हो जाएगा तो पूरा एंगल 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि एक कॉइन कितना एंगल कवर कर लेगा बच्चों, 60 डिग्री कवर कर लेगा। और एक सिक्के को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करने के लिए 360 डिग्री कवर करना होगा बच्चों। एक सिक्का अगर 60 डिग्री कवर करता है तो पूरी तरह से कवर करने के लिए 6 कॉइन की जरूरत होगी, 6 सिक्कों की जरूरत होगी। एक बहुत अच्छा सवाल ज्योमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। एक और सवाल ज्योमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, ये सीपीओ के पेपर का आया हुआ सवाल है बच्चों। तो 3 वृत्त हैं जिनका रेडियस, इन दोनों का रेडियस बच्चों, इन दोनों का रेडियस √2+1 है, √2+1 है, और इस वाले का रेडियस 1 है, इस वाले का रेडियस 1 है। अब हम लोग को बताना है कि ये जो कॉमन पार्ट है, ये पार्ट जो है बच्चों, इस पार्ट की लंबाई क्या होगी, इस पार्ट की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो करेंगे बच्चों, ये मिला देंगे, ये मिला देंगे। और हम लोग जानते हैं कि किसी सर्किल में अगर टेंजेंट, इस चित्र को हम अलग से बना दे रहे हैं बच्चों, एक सर्किल, एक और सर्किल और तीसरा सर्किल, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन बच्चों टेंजेंट ड्रॉ किया। हम लोग जानते हैं कि अगर सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, उसको सेंटर से मिलाएंगे तो एंगल 90 होगा। तो ये हम लोग ने अपनी तरफ से मिलाया और इस तरह से बच्चों ये मिला दिया। अब ये एंगल 90 होगा, ये बच्चों √2+1 है, ये √2+1 है और ये 1 है, ये एंगल थीटा मान लो, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। अब पहले ये निकाल लो, तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा बच्चों, ये पूरा हाइपोटेन्यूज होगा, और ये एंगल बेस होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अब हम लोग को बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, कर्ण पता है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये कॉस निकालेंगे, कॉस लगाएंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू लगाएंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस √2+1 अपॉन, ये दोनों जुड़ेंगे बच्चों, तो √2+1+1 तो 2+√2 आ जाएगा, 2+√2 आ जाएगा। √2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, √2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये √2+1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से cos थीटा का मान आ जाएगा 1/√2। 1/√2 का मतलब बच्चों थीटा का मान 45 आ जाएगा। अब थीटा का मान 45 आ गया, ये एंगल 45 बच्चों, तो ये भी 45 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब ये 45 बच्चों, ये 45 और ये 90, तो हम लोगों को अब ये लंबाई पता करनी है बच्चों। तो चूंकि ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 आ गया बच्चों, ये 45 है और ये एंगल तब 90 हो जाएगा। तो अब ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये दोनों 45, दोनों की रेडियस सेम है बच्चों, और ये दोनों मिला करके ये एक त्रिज्यखंड हो जाएंगे, एक सर्किल का पिज्जा टाइप का टुकड़ा निकल आएगा, ये दोनों मिला करके बच्चों 90 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू अगर निकालनी है तो 90 अपॉन थीटा अपॉन 360, 90 कैसे बच्चों, दोनों को मिला करके, और 2πr, r कितना है, √2+1 है, तो ये आ जाएगा ये दोनों पार्ट के लंबाई का सम। और तीसरा ये वाला है, ये वाला निकालोगे तो प्लस का, ये एंगल भी 90 है बच्चों, तो 90 अपॉन 360 और 2πr, r यहाँ पे इस वाले का रेडियस 1 है, तो 2π1 आ जाएगा बच्चों। अब 90 अपॉन 360 2πr, 90 कहाँ से आया बच्चों, इन दोनों की का सम 90 आएगा, और थीटा अपॉन 360 2πr फॉर्मूला लगाया गया है, तो ये इस वाले की, इन दोनों की लेंथ का सम आ गया, और ये वाला सम कितना आ जाएगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी 90 अपॉन 360 2π1। अब यहाँ से ये 1/4 है बच्चों, 2π कॉमन ले लेंगे, तो 2π/4 कॉमन मिल जाएगा, और अंदर आ जाएगा बच्चों 2π/4 कॉमन ले लोगे, अंदर √2+1 और यहाँ पे 1, तो 2+√2 ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो आंसर बन जाएगा बच्चों इसका π/2 और 2+√2, π/2 2+√2, π/2 2+√2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। 13 क्वेश्चन, एक ये भी किसी पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक लंबवत खंबे पे 2 निशान इस प्रकार हैं कि PQ, PR और PS खंबे के आधार से x दूरी पर, तो चित्र बना ले बच्चों।
पी क्यू पी आर और पी एस खंबे के आधार से एक्स दूरी पर जमीन पर स्थित बिंदु से अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। यदि पी क्यू ए है तो ये है बच्चों ये देखो, इसमें क्या कह रहा है देखो कि दो निशान लगाए गए हैं और वो इस प्रकार है कि एक बार फिर से चित्र पढ़ के बनाए बच्चों। तो यहाँ पे एक लंबवत खंबे पे दो निशान इस प्रकार है, पहले शुरू से बनाए तो कि भाग पी क्यू पी आर और पी एस खंबे के आधार से एक्स दूरी पर जमीन पर स्थित एक बिंदु से अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाते हैं। एक बच्चों पी क्यू है, पी क्यू आर और एस ये है, और ये अल्फा पी क्यू अल्फा एंगल बनाता है। एक अल्फा है बच्चों, एक बीटा है और एक गामा है। एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, ऐसा कहा गया है। और पी क्यू ए है, ये वैल्यू ए है बच्चों, और पी आर बी है, ये पूरी वैल्यू बी है, और पी एस सी है, ये पूरी वैल्यू सी है। अब हम लोगों को बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 है, हम लोगों को एक्स स्क्वायर का मान निकालना है बच्चों। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स जो है ये दूरी है एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। और किस फॉर्म में निकालना है बच्चों, ए बी सी के फॉर्म में निकालना है। 3 पॉइंट हैं जो यहाँ से एक्स दूरी पर जिनका एंगल, ये इनकी ऊंचाई ए बी और सी है, और ये अल्फा बीटा गामा का एंगल बनाते हैं, और ये दूरी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है हम लोगों को ए बी सी के फॉर्म में बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों 180 दिया हुआ है। ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 180 है बच्चों, तो एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में सबने पढ़ी है कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, अगर ये 180 है तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा इंटू 10 गामा। ये आइडेंटिटी बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के 180 होने पर होती है, सब लोग जानते हो। अब इसमें 10 अल्फा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से रखेंगे तो 10 अल्फा का मान a बाई एक्स आ जाएगा, प्लस 10 बीटा का मान b बाई एक्स आ जाएगा, और 10 गामा का मान c बाई एक्स आ जाएगा। और इधर रख देंगे बच्चों तो a बाई एक्स इंटू बी बाई एक्स इंटू सी बाई एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे बच्चों तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अच्छा सवाल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो 3-4 सवाल है बच्चों, ये सीडीएस के पेपर के आए हुए सवाल हैं, तो ये थोड़े अच्छे सवाल हैं, और ये मतलब देखा गया है कि ये सवाल, इस टाइप के सवाल कहीं ना कहीं में जो है रिपीट होते दिखते हैं बच्चों। एक आर ऊंचाई का एक अर्धगोलाकार गुंबद है, इसका पिक्चर समझना बच्चों। आर ऊंचाई का एक अर्धगोलाकार गुंबद है इस तरह से, और इसके शीर्ष पर एच ऊंचाई का एक झंडा लगा हुआ है। इसके शीर्ष पर एच ऊंचाई का एक झंडा लगा हुआ है, ये वैल्यू बच्चों एच है, और इसकी रेडियस जो है वो आर है, इसकी रेडियस जो है आर है, ये कहा गया। तल के एक बिंदु से झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तल के एक बिंदु से झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये कहा गया बच्चों। अच्छा, अब गुंबद की ओर d मीटर दूरी चलने पर, गुंबद की ओर d मीटर दूरी चलने पर, गुंबद की ओर d मीटर दूरी चलने पर चलने के बाद जहां तक झंडा मात्र दिखाई दे रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। थोड़ा और आगे चलेंगे बच्चों तो धीरे धीरे झंडा गुंबद की आड़ में छुपता जाएगा, तो जब झंडा मात्र दिखाई देता है तो वो स्थिति जो बनती है वो कब बनती है बच्चों, यहां से d दूरी आगे चलने के बाद, d दूरी आगे चलने के बाद ऐसी स्थिति आती है जब पोल सिर्फ दिखाई देता है, और तब एंगल इसका उन्नयन कोण 45 हो जाता है। पोल सिर्फ दिखाई देता है और तब इसका एंगल जो हो जाता है वो 45 हो जाता है, ऐसा कह रहा है बच्चों, ऐसा कहा जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है ये एंगल बच्चों 45 है, ये एंगल 45 है, ये दिया हुआ है। और
यहाँ से हम लोगों को बोल रहा है कि एच और आर का रेशियो बताना है, एच रेशियो आर बताना है। पूरा सवाल क्या है बच्चों, एक गुंबद है, उस पर एक पोल है, फ्लैग है, किसी जगह से एंगल 30 डिग्री है, डी दूरी आगे चलने पर झंडा मात्र दिखाई देता है, यानी ये टेंजेंट बनाता हुआ जाता है इस गुंबद पर, और तब एंगल 45 होता है बच्चों, और एच आर का रेशियो हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये एच है, ये आर है बच्चों, तो ये पूरा एच प्लस आर है, ये 90 है तो ये 45 होगा, ये 90 है बच्चों, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये अगर H प्लस आर है तो ये भी H प्लस आर होगा। इतना R है तो ये पार्ट H हो जाएगा, ये पार्ट H हो जाएगा, ये भी H प्लस आर होगा, ये भी H प्लस आर होगा, क्योंकि 45 है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ये कर लो कि इससे मिला दो, इसे मिला दो बच्चों, इसमें कंस्ट्रक्शन इतना खाली करना होगा कि इसे मिला दो। अच्छा अब देखो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया बच्चों, इसे मिला दिया, तो यहाँ से देखो कि ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये 45 के सामने की वैल्यू बच्चों R है तो इसके सामने की ये भी R हो जाएगी, ये वैल्यू भी R हो जाएगी। एक पॉइंट हुआ। ऐसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, तो बोलो बच्चों ये 45 है, ये 90 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, और ये 45 के सामने का ये R है, ये R है, जैसे यहाँ पे R था वैसे ही, तो इसके सामने का ये भी R हो जाएगा, तो ये पार्ट भी R हो जाएगा। अब देखो बच्चों फिर से सुनो, ये 45, ये 90 है, इसलिए ये 45 पहले से था तो ये 45 आ जाएगा, तो इसके सामने का R है तो इसके सामने का भी R हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसके सामने का R है तो इसके सामने का भी R हो जाएगा। अब ये वैल्यू बच्चों पूरी 2R है, ये H प्लस आर है और ये भी H प्लस आर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये H प्लस आर है, नाम दे दें इसका AOB, तो AO H प्लस आर है, BO H प्लस आर है और AB 2R है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, और 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू H प्लस आर का स्क्वायर प्लस H प्लस आर का स्क्वायर, H प्लस आर का स्क्वायर प्लस H प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर। बस इतना करना था। यहाँ से आ जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स H प्लस आर का होल स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल कर देंगे और R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू H प्लस आर बाई 2। ये आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा, 2 नीचे ले जाओगे तो यहाँ से R इज इक्वल टू आ जाएगा, रूट ले लोगे तो H प्लस आर बाई रूट 2 आ जाएगा। और अब इसको इधर ले आओगे और R को इधर लाओगे तो R रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू H आ जाएगा। और हम लोगों से पहले क्या लिख रहा है, H और R का रेशियो बताओ, तो R को नीचे लाओगे, R को नीचे लाओगे तो H बाई R का रेशियो आ जाएगा बच्चों रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 रेशियो 1, रूट 2 माइनस 1 रेशियो 1। तो कई बार ऐसे लिखा होगा, कई बार इस तरह से लिखा होगा रूट 2 माइनस 1 रेशियो 1, और कई बार सिर्फ रूट 2 माइनस 1 लिखा होगा। अपने मन से 1 समझ लोगे तो ये बच्चों ये वाले ऑप्शन में ऐसे लिखा गया है, इसे रूट 2 माइनस 1 रेशियो 1 समझोगे। ठीक बच्चों, अच्छा सवाल है, आगे कभी रिपीट हो सकता है ये सवाल। देखो बच्चों, एक वर्ग की ज्योमेट्री बेस भी क्वेश्चन है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा उस वर्ग के केंद्र पर स्थित h मीटर की ऊंचाई वाले एक टावर के शीर्ष पर यहाँ पे बच्चों एक वर्ग की प्रत्येक भुजा ने एक वर्ग का प्रत्येक शीर्ष होना चाहिए, एक वर्ग का प्रत्येक शीर्ष। साइड से आंसर अलग बनेगा, इससे अलग बनेगा, साइड के से आंसर जो है इसमें नहीं होगा, तो ये शीर्ष से होना चाहिए। तो एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष से वृत्त के केंद्र पर h ऊंचाई वाले एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा L है, ये L है बच्चों, और h स्क्वायर का मान तुम्हें L के फॉर्म में बताना है। सवाल क्या है बच्चों, दोबारा समझो, ये L है बच्चों, वर्ग है, इसका यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग का टावर के शीर्ष पर एंगल जो बन रहा है बच्चों ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। तो अब हम लोग को ये H L और H का रेशियो बताना है, ठीक ना, H स्क्वायर का मान बताना है इन द फॉर्म ऑफ L, ये है बच्चों। तो देखो ये एंगल 60 है, तो हम लोग पहले ये L है, ये L है, तो ये रूट 2L हो जाएगा बच्चों,
ये √12 हो जाएगा, तो ये आधा जो है ये √12 का आधा हो जाएगा, तो ये L/√2 आ जाएगा, ये L/√2 आ गया। अब यहाँ पे टावर है बच्चों और ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसको अलग से बना दें, हम इसको अलग से बना दें। क्या है ये 60 डिग्री का है और ये वैल्यू कितनी है ये बच्चों, L/√2 है, और हम लोगों को बताना है ये h है बच्चों, और h² का मान हम लोग को बताना है। देखो कितना आसानी से, ये L/√2 है, ये h है बच्चों, और हम लोगों को h और h² का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये √3 है और ये 1 है, तो √3 इज इक्वल टू h दिया है बच्चों, √3 इज इक्वल टू h दिया है, और 1 बराबर ये है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, h/√3, और चूंकि 1 बराबर बच्चों L/√2 भी है, तो दोनों को बराबर कर दो। 1 बराबर L/√2 भी है और 1 बराबर h/√3 भी है, तो दोनों को बराबर कर दोगे, तो यहां से h/√3 इज इक्वल टू L/√2, और यहां से वर्ग स्क्वायर कर दोगे तो h² इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा बच्चों, 3/2L², ये बन जाएगा h² इज इक्वल टू 3/2L², 3/2L²। ठीक बच्चों, ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये, एक बार दोबारा देख लेना बच्चों इसे। h इकाई की ऊंचाई के एक व्यक्ति देखता है कि h ऊंचाई का एक टावर के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण अल्फा और अवनमन कोण बीटा है। यह है बच्चों, ये अल्फा है बच्चों और ये वाला बीटा है, और ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, ये कहा गया। अब कह रहा है यदि ये भी सीरीज के पेपर का है वो सवाल है, यदि कितना ऊपर आप चले जाए कि यह एंगल आपस में बदल जाए, कितना ऊपर और चले कि यह एंगल आपस में बदल जाए। मतलब ये बच्चों कि अभी तो ये चित्र था, अब कितना ऊपर और चले, मतलब यहां से कितना ऊपर और चले, मान लो इतना ऊपर और चले, ऐसा करने पर कितना ऊपर और चले ये बताना है हम लोगों को, जिससे कि ये एंगल आपस में बदल जाए। मतलब ये वाला एंगल बच्चों जो अल्फा था वो अब बीटा हो जाए, और जो बीटा था वो अब अल्फा हो जाए। कितना और चले ये हम लोगों को बताना है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक बच्चों, जबकि ये h है और ये h है, ये गिवन है। पहले h ऊंचाई से एंगल अल्फा है और अवनमन कोण बीटा है। ठीक बच्चों, कितना ऊपर और चले ये पूछा जा रहा है, तो जिससे कि क्यों चले, जिससे कि एंगल आपस में बदल जाए, ये वाला अल्फा के बजाय बीटा हो जाए, ये वाला बीटा के बजाय अल्फा हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये पूरा h है बच्चों, ये कैपिटल H है, तो ये वाला h-h हो जाएगा। इसको a एज्यूम कर लें, इसको a मान लें। अब यहाँ से एक तो पॉइंट आ जाएगा बच्चों यहाँ से कि tan अल्फा इज इक्वल टू h-h अपॉन a, tan अल्फा इज इक्वल टू h-h अपॉन a, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से निकालो बच्चों, तो ये h था, तो tan अल्फा इज इक्वल टू इस वाले चित्र से h प्लस x बाई ए आ जाएगा, h प्लस x बाई ए आ जाएगा, ये a है। अब a दोनों से tan अल्फा को बराबर कर दो, बस सॉल्व हो गया बच्चों। h माइनस h बाई ए इज इक्वल टू h प्लस x बाई ए, h प्लस x बाई ए से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इधर लाओगे, x का मान पता करना है बच्चों हम लोगों को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर h माइनस 2h, x बराबर h माइनस 2h, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सीडीएस के पेपर का है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 17, एक नदी जिसको पार नहीं किया जा सकता के XY किनारे पर X बिंदु पर खड़ा एक व्यक्ति सामने वाले समांतर किनारे पर मीनार को नॉर्थ ईस्ट
देखो बच्चों, डायरेक्शन सब लोग जो जानते हो कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, लेकिन ये भी जानते हो कि हम चाहें तो इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इसे रोटेट करेंगे और इधर उत्तर ले आए तो ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो हम इसे कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उत्तर पश्चिम को यहाँ कर लें, जो भी डायरेक्शन चाहें तो कर सकते हैं। तो इन दोनों में देखो बच्चों, ये डायरेक्शन कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे ये है कि एक रिवर है, एक रिवर है बच्चों, ये उसकी समझ लो चौड़ाई है, और एक आदमी एक तरफ से देखता है और फिर दूसरी तरफ पहुंच जाता है, और ये दूरी बीच की जो है वो 200 दी गई है, और ये रिवर की चौड़ाई है। एक तरफ से एंगल जो है अल्फा बनता है और एक तरफ से एंगल जो है वो बीटा बनता है। ये जो अल्फा है बच्चों और जो बीटा है, इसमें tan अल्फा पता है हम लोगों को, tan अल्फा 2 है और यहाँ पर tan बीटा 0.5 है, tan बीटा 0.5 है, ये पता है बच्चों। और हम लोगों को नदी की चौड़ाई पता करनी है, ये पता करना है बच्चों, ये सवाल है हम लोग का। तो यहाँ से tan अल्फा 2 है बच्चों, तो ये वाला पार्ट 2 होगा, तो ये वाला पार्ट 1 होगा। और इसी तरह से बच्चों tan ये 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो tan बीटा 0.5 है, 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है ना। तो ये वाला पार्ट 1 होगा बच्चों, तो ये वाला पार्ट 2 होगा, ये वाला पार्ट इतना 2 होगा और इतना 1 होगा। इधर से tan अल्फा के आधार पर ये 2 होगा, ये 1 होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो ये पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम हो जाएगा। और इसकी हाइट हम लोग को बतानी है, तो 2 का मान हम लोग को निकालना है। जबकि अब ये 4 हो गया है और ये 1 है, तो ये पूरा कितना हो गया है, 5। 5 बराबर कितना है बच्चों, 5 बराबर है 200, 5 बराबर है 200, और हाइट जो है नदी की जो चौड़ाई है वो 2 है, तो 1 बराबर बच्चों 40, तो 2 बराबर 80, 2 बराबर 80। ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। सीडीएस के पेपर का है वो सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। तो इसके आगे चलिए बच्चों, ये देखो, 2 सरल रेखाएं AB और AC एक कोण बनाती हैं। इस तरह का बच्चों 2 सरल रेखाएं AB और AC एक कोण बनाती हैं। इन दोनों रेखाओं का कोई स्पर्श, एक वृत्त बनाया जाता है जो इन दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, एक और वृत्त बनाया जाता है जो इन दोनों रेखाओं के साथ साथ पहले वाले वृत्त को भी स्पर्श करता है। इस तरह से चित्र बच्चों, पहले एक सर्किल बनाया जाता है, फिर एक और सर्किल बनाया जाता है जो इस दोनों लाइन को भी स्पर्श करता है और पहले वाले को भी स्पर्श करता है। और बड़े का एरिया छोटे वाले एरिया का 9 गुना है, और एंगल ए हम लोगों को बताना है। ये है सवाल बच्चों। तो इसका चित्र थोड़ा अच्छा बना दें, तो ये मतलब कुल मिला के ये है कि एक एंगल के बीच में 2 सर्किल बना दिए गए हैं बच्चों, एक एंगल के बीच में 2 सर्किल बना दिए गए हैं, इस तरह से बच्चों 2 सर्किल बना दिए गए हैं, और एक AB है बच्चों और एक AC है। इसमें ये इसका एरिया का ये 9 गुना है, ऐसा कहा गया है। तो और अब तुमसे एंगल ए का मान पूछ रहा है बच्चों। तो ये भी सवाल जो है ये ज्योमेट्री का यूज हुआ, जो मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, जो हाइट एंड डिस्टेंस के यूज से ज्योमेट्री का क्वेश्चन एक तरह से है ये। तो यहाँ पर ये दोनों के एरिया का रेशियो बच्चों 9 और 1 का है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्किल जो होंगे वो सिमिलर होंगे हमेशा। तो अगर एरिया का रेशियो 1 और 9 का है तो रेडियस का रेशियो 1 और 3 का होगा। तो एक R होगा बच्चों, तो दूसरा 3R होगा, एक R होगा तो दूसरा 3R होगा। और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करेंगे कि इसमें हम लोग इसे मिला देंगे बच्चों, इसे मिला देंगे और यहाँ से इसे मिला देंगे और यहाँ से इसे मिला देंगे। ये AO है और ये O डैश है, ये बच्चों R है और ये 3R है, ये R है और ये 3R है, ये R है बच्चों और ये 3R है, क्योंकि ये R है और ये 3R है, ये रेडियस है ये। तो यहाँ से अब हम लोग सिमिलरिटी यूज करेंगे और लिखेंगे AO डैश डिवाइडेड बाई AO। ये थीटा पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग AO पता करेंगे बच्चों। AO किस फॉर्म में, R के फॉर्म में। अगर AO का मान R के फॉर्म में पता कर लें तो tan थीटा ये थीटा निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हम लोग का एम है कि AO पता करें R के फॉर्म में। कैसे पता करेंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे AO डैश अपॉन AO इज इक्वल टू 3R अपॉन R, 3R अपॉन R, ये कैंसिल हो जाएगा।
ए ओ डैश को हम लोग लिख देंगे ए ओ प्लस ओ ओ डैश, ए ओ प्लस ओ ओ डैश ऐसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाई ए ओ इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ए ओ का अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस ओ ओ डैश डिवाइडेड बाई ए ओ इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओ ओ डैश की जगह पे हम लोग 4r लिख सकते हैं, यहाँ 4r लिख दो बच्चों, 4r अपॉन ए ओ इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ए ओ इज इक्वल टू 2r आ जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू 2r आ जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू 2r आ गया बच्चों। अब ये सॉल्व हो गया, ए ओ 2r आ गया, ये 90 है तो यहाँ से ये थीटा है, ये भी थीटा है। इस ट्रायंगल में बच्चों ये ए ओ 2r आ चुका है, ये 2r आ चुका है बच्चों, तो 90 के सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये थीटा के सामने की साइड है बच्चों तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है तो साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन 2r आ जाएगा बच्चों, ये 1/2 आ जाएगा तो 1/2 का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, 1/2 का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा तो ये भी 30 होगा तो ये कंप्लीट एंगल 60 हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट एंगल 60 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने बच्चों अभी मेंस लेवल पे जो मतलब थोड़ा सा इस पे तुम्हें बताया, और अभी इसके क्वेश्चन मतलब बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा तो देखोगे नहीं है ना बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बाद एक और वीडियो भी दूंगा, कल तक एक और वीडियो, उसमें क्वेश्चन इतने ही होंगे और अच्छे सवाल होंगे बच्चों। तो मिलते हैं फिर एक दिन के बाद, ठीक है।